हेलो फ्रेंड्स, बच्चों आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप मींस फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, अब हम क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, फसल उत्पादन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रॉप किस तरीके से यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है फसलों का। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो आर्थिक जो उद्देश्य होता है उसके आधार पर क्लासिफिकेशन है, जीवन चक्र के आधार पर क्लासिफिकेशन है, क्लाइमेट के आधार पर क्लासिफिकेशन है। तो उन सबको समझेंगे और एक स्पेशल पर्पज के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन है। तो इन सबको कंप्लीट करेंगे, 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। उसके बाद हम क्रॉप यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, राइस, व्हीट वगैरह सारी क्रॉप पढ़ेंगे हम। 20 लगभग अराउंड 15 से 20 क्रॉप यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्रॉप पे जाने से पहले हम क्रॉप का क्लासिफिकेशन समझते हैं, फसलों का वर्गीकरण समझते हैं। और फसलों का वर्गीकरण भी समझने से पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि क्रॉप क्या होता है। सबसे पहली चीज समझेंगे यहाँ पे क्रॉप क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन को समझने से पहले समझेंगे कि यहाँ पे क्रॉप का मतलब क्या होता है, फसल का मतलब क्या होता है। ठीक है, फसल किसे कहेंगे। देखो, इस धरती पे आपको जितने भी पौधे दिखते हैं, ठीक है, जितने भी पौधे चाहे वीट वगैरह कुछ भी हो, सब क्या है, प्लांट है। लेकिन हम क्रॉप किसे कहेंगे। ठीक है, अब वीट का भी प्लांट होता है, जो क्रॉप है वो भी प्लांट होता है, यहाँ पे सब प्लांट है। लेकिन क्रॉप किसे कहेंगे। देखो, क्रॉप हुआ क्या था फॉरेस्ट में, कहाँ पर, जंगल में। जंगल में क्या थे, बहुत सारे सीड थे, वाइल्ड सीड भी थे, सब बहुत सारे सीड थे। ठीक है, यहाँ पर हमारे आदिमानव को कुछ सीड मिले जो लेके आए, ये वाइल्ड वेराइटीज थी जो लेके आए। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने उगाना शुरू किया, इन्होंने ग्रो किया। किसके लिए, इकोनॉमिक पर्पज से, आर्थिक उद्देश्य से, आर्थिक उद्देश्य से उगाना शुरू किया, चाहे खाने के लिए, बेचने के लिए उगाना उन्होंने शुरू किया। यहाँ पर था, ये फॉरेस्ट के अंदर जंगल में था। तो ये क्या था, ये था एक प्लांट पौधा था, वाइल्ड स्पीसीज बोल सकते हो। ये क्या था, जंगली पौधा था। लेकिन जब इसको हमने इकोनॉमिक पर्पज से, हमारा आर्थिक उद्देश्य, आर्थिक लाभ के लिए, लाभ लेने के लिए जब इसको हमने कहा खेत के अंदर उगाना शुरू किया, तो हमने इसको क्या बोल दिया, फसल बोल दिया। ठीक है, मतलब ये हम स्टार्टिंग में पढ़े थे कि जो हम 7500 BC में हमने पढ़ा था ना कि 7500 BC में सबसे पहली क्रॉप कौन सी, वीट और बार्ले। कौन सी, वीट और बार्ले। कौन सी, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ हमने उगाई थी 75 BC में सबसे पहली। तो ये सबसे पहली हमने आर्थिक उद्देश्य के लिए, ठीक है, उगाई थी, खाने के पर्पज से लगाई थी, बेचने के पर्पज से लगाई थी। ठीक है, वस्तु विनिमय उस समय होता था, लेन देन होती थी। लेकिन ये कहाँ से लाए गए थे, ये कहीं ना कहीं से जंगल में पड़ी हुई थी। ये जंगल में कहीं इसके सीड पड़े होंगे, वहाँ पर भी ये उगते होंगे, वहाँ पर भी बीज बनते होंगे। लेकिन वहाँ पर क्या था, कोई प्रोसेस नहीं थी, कोई क्रियाएं नहीं होती थी कि भाई इसको हमने उगाया, इसको इरिगेशन देना, इसको फर्टिलाइजर देना, इसकी केयर करना, इसको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर लाना। ठीक है, ये अपना नेचुरल कंडीशन में उग रहा था, नेचुरल कंडीशन में सब कुछ नेचुरल कंडीशन में हो रहा था, वहाँ कोई देख रेख नहीं थी। लेकिन जब इसी को हमने कहा लाया, एक फील्ड के अंदर लाए, उसको उगाया आर्थिक उद्देश्य से। क्या, आर्थिक उद्देश्य से, आर्थिक लाभ लेने के लिए, इकोनॉमिक प्रॉफिट लेने के लिए। इसको हमने कंट्रोल कंडीशन में रखा, मतलब कि इसका हमने देख रेख की, इसको इरिगेशन दिया, इसको फर्टिलाइजर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने इंसेक्ट पेस्ट को मैनेज किया, खरपतवार को निकाला। तो हमने इसको क्या बोल दिया, क्रॉप बोल दिया। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, ग्रुप ऑफ प्लांट। क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ प्लांट। क्या कह सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ प्लांट बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ प्लांट। क्रॉप क्या होता है, तो क्रॉप होता है ग्रुप ऑफ प्लांट, ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज ग्रोन फॉर इकोनॉमिक पर्पज, विच इज ग्रोन फॉर इकोनॉमिक पर्पज। आर्थिक उद्देश्य से पौधों के समूह को उगाना, आर्थिक उद्देश्य के लिए किसी पौधे को उगाना है, आर्थिक उद्देश्य के लिए पौधों के समूह को उगाना। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर्थिक लाभ लेने के लिए, आर्थिक उद्देश्य से, आर्थिक क्या आ जाएगा, आर्थिक उद्देश्य से, आर्थिक उद्देश्य से पौधा या पौधे, ऐसा भी कर सकते हैं, पौधा या पौधों के समूह को उगाना क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। ठीक है, जब हम अपने आर्थिक लाभ के लिए
पौधे को जब उगाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रॉप बोल देते हैं। नहीं तो हम खरपतवार भी है, हमारे खेत में खरपतवार भी उगते हैं, उनको तो हम उखाड़ के फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे कोई काम के नहीं, उससे हमें कोई फायदा नहीं होता, उससे हमें कोई लाभ नहीं होता, वो हमारी इकोनॉमिक में कोई फायदा नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए हम उनको निकाल के फेंक देते हैं। है तो वो भी प्लांट, बट वो अनवांटेड प्लांट है, मतलब हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो जो हमारे लिए उपयोगी है उसको हमने क्या बोल दिया, क्रॉप बोल दिया, फसल बोल दिया। जो उपयोगी नहीं है उसको हमने खरपतवार बोल दिया, क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी नहीं थे। ठीक है, तो ये हो गई क्रॉप। यहाँ अब हम बात करेंगे किस पे, इसके क्लासिफिकेशन पे। क्या बात करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन पे हम बात करेंगे कि क्रॉप का क्लासिफिकेशन क्या है। बेहतरीन तरीके से समझेंगे पूरा का पूरा, साथ ही साथ में आपको याद भी करते जाना है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पर्पज, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पर्पज, आर्थिक उद्देश्य, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पर्पज। आप क्या किस आधार पर, आर्थिक उद्देश्य के आधार पर। क्लासिफिकेशन किस आधार पर है, आर्थिक उद्देश्य के आधार पर। क्या याद रखोगे, आर्थिक उद्देश्य के आधार पर क्लासिफिकेशन है, आर्थिक उद्देश्य के आधार पर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पर्पज या आर्थिक उद्देश्य पर फसलों का क्लासिफिकेशन, फसलों का वर्गीकरण देख रहे हैं। ठीक है, इसके आधार पर, आर्थिक उद्देश्य के आधार पर। अब यहाँ पे चीज़ों को समझना, कैसे कैसे हम इसमें सारी चीज़ें करने वाले हैं। आर्थिक उद्देश्य के आधार पर मतलब सबसे पहले है उद्देश्य क्या है हमारा, जैसे कि हमें अनाज के लिए उगाना है, जैसे हमें दाल के लिए उगाना है, जैसे हमें रेशे के लिए, फाइबर के लिए उगाना है, जैसे हमें तेल के लिए उगाना है, ये हमारा आर्थिक उद्देश्य हो गया। भाई अनाज उगाएंगे तो उसका अलग महत्व है, पल्सेस लगाएंगे दाल के लिए, उसका अलग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ऑयल लगाएंगे, ऑयल वाली क्रॉप लगाएंगे, ऑयल सीड लगाएंगे तो तेल के लिए लगाते हैं, उसका इकोनॉमिक पर्पज है। शुगर के लिए हम शुगर केन लगाते हैं, ये हमारा इकोनॉमिक पर्पज हो गया। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बात करते हैं तो वो है सीरियल क्रॉप्स। क्या आ जाएगा, सीरियल्स, सीरियल्स बोलते हैं या सीरियल क्रॉप बोलो। ठीक है, मतलब अनाज वाली फसलें। क्या लिखेंगे यहाँ, अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलें। सीरियल्स क्रॉप, सीरियल क्रॉप बोलूँ या सीरियल्स बोलूँ, मतलब अनाज वाली फसलें। अब एक एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सारी हम समझने वाले हैं। सारी बेहतरीन चीज़ का मतलब क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ समझेंगे। सारी चीज़ क्या, देखो ये जो सीरियल है, ये सीरियल वर्ड की मैं बात करूँ, ठीक है, ये सीरियल जो वर्ड है ये कौन सा वर्ड है, रोमन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, रोमन वर्ड है। ये एक रोमन वर्ड कौन सा है, तो रोमन वर्ड है वो सीरस। कौन सा वर्ड है, रोमन, सीरस शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है, तो याद रखना, इसका मतलब होता है सीरस का गॉडेस ऑफ ग्रेन, गॉडेस ऑफ ग्रेन मतलब अनाजों की देवी। मतलब क्या होता है इसका, अनाजों की देवी, अनाजों की देवी, इसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ ग्रेन। तो सीरियल जो शब्द है ये रोमन भाषा के शब्द सीरस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ ग्रेन या अनाजों की देवी। समझ में आया, अनाजों की देवी। सीरियल्स जितने भी अनाज है वो क्या है, अनाजों की, मतलब जो सीरस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अनाजों की देवी। क्लियर है, यहाँ पे पहली चीज समझ में आई सीरियल्स का मतलब। अब यहाँ पे सीरियल्स में जो ईडेबल पार्ट होता है उसको समझना। सीरियल्स में जो ईडेबल पार्ट होता है मतलब जो खाने योग्य भाग होता है, सीरियल में जो हम इसको लगाते हैं ईडेबल पर्पज, खाने के लिए लगाते हैं। ठीक है, खाने के लिए, ईडेबल पर्पज के लिए, खाने के लिए। तो इसमें खाया जाने वाला भाग कौन सा है बच्चों, इसमें खाया जाने वाला भाग कौन सा है, ग्रेन। क्या है, ग्रेन मतलब दाना। दाना जो है वो खाया जाने वाला भाग है। लेकिन बोटनिकली देखें, क्या बोटनिकली, वानस्पतिक रूप से देखा जाए तो इसका जो फ्रूट होता है, मतलब ये दाना इसका फ्रूट है, तो इसका जो फ्रूट टाइप है, जो सीरियल्स में फ्रूट टाइप होते हैं उसे क्या कहा जाता है, जो इसका फ्रूट टाइप होता है, फ्रूट टाइप। ठीक है, इसका जो फ्रूट टाइप होता है, फ्रूट टाइप मतलब फल प्रकार, इसका जो फल प्रकार होता है वो क्या है, तो इसका फल प्रकार।
वैसे तो खाया जाने वाला भाग ग्रेन है, पर ग्रेन नहीं बोला जाता यहाँ पे साइंटिफिकली मतलब वानस्पतिक रूप से या बोटनिकली जो है इसको ग्रेन नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है फ्रूट टाइप। मतलब फ्रूट टाइप ईडेबल पार्ट या फ्रूट टाइप जो फल प्रकार है इसका वो क्या है, उसको बोला जाता है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? कैरियोप्सिस इसको बोला जाता है, ये याद रखना। क्या बोला जाता है? कैरियोप्सिस। तो जितनी भी अनाज वाली फसल है, यहाँ पे सारी चीज एक साथ आपको याद हो गई कि जितनी भी अनाज वाली फसल है उसका जो फल प्रकार होता है वो क्या होता है, वो होता है कैरियोप्सिस। अब चाहे राइस का पूछे, चाहे व्हीट का पूछे, चाहे बाजरा का पूछे, चाहे सोरगम का पूछे, चाहे बार्ले का पूछे, सबका फूड प्रकार क्या होगा, फल प्रकार क्या होगा, कैरियोप्सिस। समझ में आ गए? चावल का पूछे, गेहूं का पूछे, जौ का पूछे, आपको बाजरा का पूछे, ज्वार का पूछे, सबका जो फल प्रकार है वो क्या होगा, कैरियोप्सिस होगा। अब आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जो हमारी सीरियल्स क्रॉप होती है उनमें एक विशेष प्रकार के एमिनो एसिड की डिफिशियंसी होती है। ठीक है, जो सीरियल्स होते हैं उसमें विशेष प्रकार की एमिनो एसिड की डिफिशियंसी होती है, डिफिशियंसी। ठीक है, डिफिशियंसी मतलब क्या होती है, कमी होती है। किसकी? एमिनो एसिड की। ठीक है, एमिनो एसिड को एमिनो एसिड ही बोलेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है हिंदी इंग्लिश में। तो वो एमिनो एसिड कौन सा है? लाइसिन। लाइसिन नामक एमिनो एसिड की क्या होती है, कमी होती है। किसके अंदर? अनाज वाली फसलों में। ये भी आपको एक साथ पढ़ने को मिल गया कि जो अनाज वाली सीरियल क्रॉप होती है उसमें कौन से एमिनो एसिड की कमी होती है, तो लाइसिन की कमी होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं स्टेट एग्जाम की बात नहीं करता हूँ, सेंट्रल एग्जाम AFO में भी पूछा हुआ है कि जो पल्सेस होती है उसमें किस एमिनो एसिड की कमी होती है। ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो यहीं पर चीज समझ। अभी हम क्लासिफिकेशन में सिर्फ समझ रहे हैं कि सीरियल होता क्या है। रोमन शब्द सीरियल, जिसको हम अनाजों की रानी बोलते हैं, खाने वाला भाग इसमें ग्रेन होता है, इसका फल प्रकार कैरियोप्सिस होता है। जितनी भी सीरियल्स है सब में इसमें कौन सी डिफिशियंसी पाई जाती है, लाइसिन एमिनो एसिड की डिफिशियंसी इसमें पाई जाती है। क्लियर है बच्चों? और आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? जितनी भी सीरियल्स हमारी क्रॉप है, जितनी भी सीरियल्स क्रॉप है, इनको क्या नाम दिया गया है, इनको स्टेपल क्रॉप्स भी कहते हैं। स्टेपल क्रॉप्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बताता हूं। स्टेपल क्रॉप्स का मतलब होता है प्रमुख फसल। क्या होता है? प्रमुख फसलें या मुख्य फसलें होता है। ठीक है, स्टेपल क्रॉप्स कहते हैं। स्टेपल का मतलब होता है मुख्य फसल, प्रमुख फसल। देखो मैं आपको बताता हूं, अभी मैं एग्जांपल में बताऊंगा इसको स्टेपल क्रॉप क्यों कहते हैं। स्टेपल क्रॉप कहने के पीछे रीजन होता है ये अधिक मात्रा में, मतलब सबसे ज्यादा मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। जैसे व्हीट की बात करें, गेहूं की बात करें, पूरे विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल है कौन सी? गेहूं। भारत की बात करें, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल। गरीबों का अनाज किसे कहते हैं? गरीबों के लिए जो सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली अनाज कौन सी है? बाजरा। इसीलिए इसको स्टेबल कहते हैं, प्रमुख फसलें कहते हैं, जो बहुत बड़े एरिया में और बहुत बड़े क्षेत्रफल में और बहुत बड़े एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए इनको उगाया जाता है, इसलिए इनको स्टेबल क्रॉप्स कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि राइस स्टेबल फूड है, कहाँ? इंडिया का। व्हीट जो है स्टेबल फूड है, कहाँ? पूरे विश्व का। तो इनको स्टेबल क्रॉप्स भी कहते हैं। कौन से? सीरियल क्रॉप्स को जनरली। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? अब एग्जाम्पल। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको हर क्रॉप में आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे पूछा जाएगा कि राइस के फल प्रकार को चावल का फल प्रकार है, तो आपको अलग से याद करना पड़ेगा कैरियोप्सिस। गेहूं का फल प्रकार है, अलग से याद करना पड़ेगा कैरियोप्सिस। या एक साथ आपने समझ लिया कि जितनी भी सीरियल है सबका फल प्रकार क्या है? कैरियोप्सिस है। क्लियर है? अब समझना, स्टेबल का कई बच्चे हम पढ़ते हैं कि स्टेबल फूड है। ठीक है, स्टेबल फूड है। स्टेबल फूड का मतलब क्या है? स्टेबल क्रॉप, इसका मतलब क्या? याद समझ गए होंगे कि जो मुख्य रूप से उगाई जाती है, कहाँ पर? बड़े स्तर पर, विश्व पर लेवल पर, कंट्री लेवल पर उगाई जाती हैं, ज़्यादा अधिक क्षेत्र में उगाई जाती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल में कि सीरियल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले रबी। ठीक है, सीरियल्स के एग्जाम्पल में पहले हम बात करेंगे किसकी? रबी क्रॉप्स की। सीरियल में रबी क्रॉप्स। ठीक है, रबी की बात करेंगे।
देखो रबी में कौन कौन सी फसलें आती है, सीरियल्स में रबी में कौन कौन सी फसलें आती है, तो पहली आएगी हमारा कौन सी, वीट। कौन सी आएगी, गेहूं। ठीक है, अब गेहूं के कुछ चीजें देख लेते हैं, कैरेक्टर देख लेते हैं। जैसे इसका नाम क्या है, ट्रिटिकम एवेस्टिवम। अब इसको मैं चाहे हिंदी में लिखूं, इंग्लिश में लिखूं, एक ही बात है। अब हिंदी में भी बोल रहा हूं ट्रिटिकम एवेस्टिवम, ट्रिटिकम एवेस्टिवम, हिंदी भी वही है, इंग्लिश भी वही है। ठीक है, ट्रिटिकम एवेस्टिवम क्या है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। क्लियर है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एवेस्टिवम। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं, 2n = 42। हालांकि हम जब क्रॉप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। 2n = 42 क्यों बोला जाता है, हेक्साप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इस गेहूं की फसल को हम क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है किंग ऑफ सीरियल। क्या बोला जाता है, किंग ऑफ सीरियल्स, अनाजों की रानी। क्या बोला जाता है, अनाजों की रानी इसे, सॉरी अनाजों का राजा इसे कहते हैं, अनाजों का राजा इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी मैंने बताया, स्टेबल क्रॉप है ये। तो ये व्हीट का जो है पूरे विश्व में प्रथम स्थान आता है, विश्व में पहले नंबर पर। किसमें, एरिया और प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा उत्पादन और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में व्हीट जो है नंबर 1 पर है। इंडिया की बात करोगे तो यहाँ पे राइस है, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में नंबर 1 है इंडिया के अंदर राइस। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर बात करो, विश्व में सबसे ज्यादा एरिया और प्रोडक्शन है वो विश्व का है। किसका है, व्हीट का। एरिया और प्रोडक्शन किसका है, व्हीट का। गेहूं का जो एरिया और प्रोडक्शन विश्व में सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसको अनाजों का राजा कहा जाता है। क्लियर। नंबर 2 पे बात करते हैं। इसमें जैसे और भी चीजें हैं, प्रोटीन कंटेंट की बात करोगे, इसमें प्रोटीन व्हीट के अंदर, मैं प्रोटीन सारे के इधर लिख दूंगा। ठीक है, प्रोटीन सबके इधर लिख दूंगा। वैसे तो हम प्रोटीन जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी रिवाइज हो जाएगा। प्रोटीन इसमें कितना, 10 से 12% आप बोल सकते हो। ठीक है, 11 से 12 जनरली मिलता है, 10 से 12 भी बोल सकते हो, 11 से 12। ठीक है, क्या लिखोगे, 11 से 12%, 11 से लेके 12% इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। दूसरी जो हमारी फसल है वो कौन सी है, रबी में। रबी में हम कौन सी लगाते हैं, बारले। अभी हम रबी क्रॉप की बात कर रहे हैं, बारले लगाते हैं। क्या, जो। इसका जो साइंटिफिक नेम है बच्चों क्या है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, दोबारा फिर पढ़ेंगे, लेकिन समझो इसका नाम क्या है, होर्डियम वल्गेयर। क्या नाम है, होर्डियम वल्गेयर, होर्डियम वल्गेयर। ठीक है, होर्डियम वल्गेयर इसका नाम है। इसमें प्रोटीन कितना होता है बच्चों, इसमें याद रखना, इसमें 11.5% प्रोटीन होता है। प्रोटीन कितना होता है, 11.5% प्रोटीन इसके अंदर होता है। और इससे माल्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, इससे बनाया जाता है माल्ट। क्या प्रेफर किया जाता है, माल्ट। बियर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बारले का। अब हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप की। ठीक है, ये रबी क्रॉप्स में हमने 2 देखा यहाँ पे। अब हम बात करेंगे हमारी खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स की बात करेंगे। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स, हिंदी लिखूं इंग्लिश लिखूं कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स में हम यहाँ बात करेंगे किसकी, राइस की, मीन्स चावल की, या फिर पेडी बोलूँ या धान बोलूँ। ठीक है, चलो पेडी बोल देता हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे पेडी की, मीन्स धान की, या इसी को चावल कह देते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ओराइजा सटाइवा। नाम क्या है इसका, ओराइजा सटाइवा इसका साइंटिफिक नेम है। क्लियर। क्रोमोसोम नंबर इसमें क्या होते हैं, 2n = 24 होते हैं। टोटल इसकी कितनी स्पीसीज है, 24 स्पीसीज इसके अंदर होती है, जिसमें से 2 में कल्टीवेशन होता है, एक ओराइजा सटाइवा, एक होता है ओराइजा ग्लोबेरिमा। ठीक है, सबके बारे में स्टडी करेंगे। पेडी के अंदर जो है, आप देखो इसके अंदर प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो इसमें अंदर प्रोटीन पाया जाता है 6 से 7%, 6 to 7% इसमें प्रोटीन होता है। और जो ब्राउन राइस होता है उसके अंदर लगभग 8% तक होता है। ठीक है, ओराइजा सटाइवा। अब यहाँ पे बात करो पेडी का, ओराइजा सटाइवा। अब ये जो है इंडिया के अंदर इसका एरिया और प्रोडक्शन दोनों ज़्यादा है, तो इंडिया का स्टेबल फूड इसको बोलते हैं। इंडिया को बोलो या एशिया का स्टेबल फूड है ये पेडी। ठीक है, ये वर्ल्ड का स्टेबल फूड है, ये इंडिया का स्टेबल फूड है। कौन सा, राइस। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट अब क्रॉप की बात करते हैं। इसके अंदर आता हमारा मेज। मेज जो है खरीफ में आती है, मक्का। ठीक है, कई बार यही पूछ लेते हैं कि ये रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है
है ना, ऑप्शन में दे देते हैं कि ये निम्नलिखित जो क्रॉप अवधि हुई है ये रबी की है या खरीफ की है, यही पूछ लेते हैं। जब सिंपल क्वेश्चन इसको पूछना होगा तो ऐसा ही पूछेगा, लेकिन डिटेल में जाएगा तो ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। इसका जो है बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या है, इसका जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर क्या है, ठीक है, ये सारा पूछा जा सकता है। इसकी जो है 7 अलग अलग जो है स्पीसीज हैं जो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेबी कॉर्न क्या होता है, पॉपकॉर्न क्या होता है, कुछ भी डिटेल में पूछेगा। तो मेज का नाम क्या है, जिया मेज। मेज का साइंटिफिक नेम क्या है, जिया मेज। इसमें जो प्रोटीन होता है वो लगभग होता है 10%। कितना होता है, 10%। इसके अंदर 4% जो है ऑयल भी पाया जाता है। इसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है, जीन। और यहाँ पे जो है वो ओराइजेनिन प्रोटीन होता है। गेहूं में जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, ग्लूटीन। गेहूं में जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, ग्लूटीन। और इसमें होता है एल्बुमिनॉइड। क्या होता है, एल्बुमिनॉइड होता है, ठीक है। मेज को क्या कहते हैं बच्चों, मेज को कहा जाता है क्या, क्वीन ऑफ सीरियल। क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ सीरियल, मतलब अनाजों की रानी। राजा कौन था, गेहूं, और मेज को बोला जाता है अनाजों की रानी। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट जो है यील्ड पोटेंशियल होता है। हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल अमंग द सीरियल, जितनी भी अनाज वाली फसल है उनमें से सबसे अधिक उपज देने की क्षमता मेज के अंदर होती है, मक्का के अंदर होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इसको रानी क्यों कहा जाता है, राइस को क्यों नहीं कहा गया और को क्यों नहीं कहा गया, इसलिए कहा गया इसको क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्षमता होती है उपज की, ठीक है। उपज की जो क्षमता होती है सबसे ज़्यादा होती है मेज में, ठीक है। अब इसमें भी हमने पढ़ा था ना, इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन दोनों की कमी होती है। सभी अनाजों में लाइसिन की कमी तो होती है, लेकिन मेज में ट्रिप्टोफैन भी कमी होती है। इसके लिए एक वैरायटी डेवलप की थी, क्या, क्वालिटी प्रोटीन मेज, ठीक है। किसने, एस.के. वासल ने क्वालिटी प्रोटीन मेज बनाया था। इसके लिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था, वर्ल्ड फूड प्राइज इनको मिला था, ठीक है, 2000 में। मक्का की क्वालिटी प्रोटीन मेज, मतलब जो मक्का के अंदर जो प्रोटीन होता है ना, ट्रिप्टोफैन और जो लाइसिन एमिनो एसिड की कमी होती थी वो इसके अंदर नहीं थी, ये रिच थे। क्वालिटी प्रोटीन मेज के अंदर ट्रिप्टोफैन और लाइसिन अत्यधिक मात्रा में थे। इसके एस.के. वासल ने इसको डेवलप किया था, इसलिए उनको वर्ल्ड फूड प्राइज पुरस्कार भी दिया गया था। क्लियर, और आगे बढ़ते हैं। मेज के बाद जो है तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे, तीसरी क्रॉप के बारे में अगर बात करेंगे तो वो है हमारी क्या, सोरगम। सोरगम भी खरीफ में उगाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ज्वार। इसको जोना भी कहा जाता है। कहाँ, आंध्र प्रदेश में इसको जोना भी कहते हैं, याद रखना, जोना भी कहा जाता है इसको आंध्र प्रदेश में। सोरगम का नाम क्या है बोटनिकली, इसको बोलते हैं सोरगम बाइकलर। सोरगम बाइकलर इसका नाम है साइंटिफिकली, सोरगम बाइकलर इसको कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मोटे अनाजों का राजा। क्या कहा जाता है इसको, किंग ऑफ कोर्स मिलेट, किंग ऑफ कोर्स मिलेट या किंग ऑफ कोर्स सीरियल्स। मोटे अनाजों का राजा क्या कहते हैं, मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। मोटे अनाजों का राजा किसे कहते हैं, सोरगम को। और सोरगम को क्या कहते हैं, केमल क्रॉप। केमल क्रॉप भी कहते हैं, ऊंट फसल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है इसमें कैपेबिलिटी होती है, पोटेंशियलिटी होती है ड्रोट को टॉलरेट करने की। किसकी, जो सूखा है उसको सहन करने की इसके अंदर क्षमता होती है। इसलिए इसको, जैसे केमल ऊंट क्या रहता है, कई दिनों तक पानी नहीं पीता। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो होती है एक थैली होती है जिसके अंदर वो पानी अपने स्टोर कर लेता है और लंबे समय तक उसको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब वो सूखा सहन कर लेता है। इससे सोरगम में भी होती है, कैपेसिटी क्षमता होती है ताकि ये सूखे को सहन कर ले, इसलिए इसको केमल या ऊंट फसल भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, ऊंट फसल भी कहते हैं, केमल या ऊंट फसल भी इसे कहा जाता है। मोटे अनाजों का राजा इसे कहा जाता है। ये कहाँ आता है, याद रखना, ये कोर्स मिलेट में आते हैं। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, कोर्स मिलेट, ठीक है, सीरियल के अंदर ही है लेकिन ये कोर्स मिलेट के अंदर है खरीफ के अंदर ही है भी। नंबर 3 फसल है लेकिन ये कोर्स मिलेट के अंदर आते हैं, मोटे अनाज के अनाज में, मेजर मिलेट के अंदर आते हैं। कोर्स मिलेट बोलूँ या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ,
मेजर मिलेट, ठीक है, कोर्स मिलेट बोलूँ या मेजर मिलेट बोल सकता हूँ, ठीक है, इसको मेजर मिलेट भी हम बोल सकते हैं, मेजर मिलेट, मोटे अनाज बोलो या मेजर मिलेट बोलो, या हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मोटे अनाज। इसमें जो है हम नेक्स्ट हमारी नंबर 4 क्रॉप या मोटे अनाज में नंबर 2 वो है हमारी क्या, पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट, जिसको हम क्या कहते हैं, बाजरा, क्या कहा जाता है, बाजरा। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है बच्चों क्या है, पेनिकम ग्लूकम, क्या होता है, पेनिकम ग्लूकम, इसका नाम जो है डबल एन आएगा यहाँ पे, डबल एन कर लेना, ठीक है, या डबल एन कर लेना, पेनिकम ग्लूकम होता है बाजरा का वानस्पतिक नाम। और ये पेनिकम ग्लूकम जो है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पुअर मैन फूड, पुअर मैन फूड, गरीबों का अनाज इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गरीबों का अनाज इसे कहा जाता है। कई बार इसकी जगह आपको ऑप्शन में रागी भी मिल जाए, ठीक है, अगर बाजरा ऑप्शन में ना हो तो गरीबों के अनाज में क्या लगाना, रागी लगाना, और इसे गरीबों का स्टेबल फूड भी कहते हैं, याद रखना, इसको क्या कहते हैं, इसे गरीबों का स्टेबल फूड भी कहा जाता है, ठीक है, इसे गरीबों का स्टेबल फूड भी कहा जाता है, पुअर मैन स्टेबल फूड भी इसे कहा जाता है, किसको, बाजरा को। आपने देखा होगा कि जो हमारे जो मजदूर वर्ग है, जो किसानों के यहाँ काम करने मजदूर आते हैं बाहर दूर दूर से, वो अक्सर जो है बाजरा की रोटी, मक्का की रोटी और बाजरा की रोटी ही खाते हैं, इसलिए इनको गरीबों का स्टेबल फूड भी कहा जाता है, मतलब गरीबों की मुख्य फसल है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो है मोटे अनाज में जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, मोटे अनाज में जो नेक्स्ट है वो है हमारी रागी। कौन सी है, रागी, जिसको क्या बोला जाता है, फिंगर मिलेट भी कहते हैं, याद रखना। ये भी किस में आती है, मोटे अनाज में, किसमें आती है, मोटे अनाज में आती है, ठीक है। खरीफ रबी वाला मामला खत्म हो चुका है अब, ठीक है, खरीफ रबी वाला मामला हमने छोड़ दिया है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, रागी, फिंगर मिलेट। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम है इल्यूसिन कोराकाना, क्या है, इल्यूसिन कोराकाना इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी विशेषता क्या है, मैं इसकी विशेषता बता देता हूँ। इसमें होती है हाईएस्ट वाटर यूज इफिशिएंसी, हाईएस्ट वाटर यूज इफिशिएंसी इसके अंदर होती है, ठीक है। सर्वाधिक जल उपयोग क्षमता, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, और हमें ऑप्शंस क्या मिलते हैं, एक मिलता है रागी, एक मिलता है राइस, एक मिलता है शुगर केन, इस तरह के ऑप्शंस हमें मिलते हैं, और हम वहाँ पर कौन सा करके आ जाते हैं, राइस। क्यों, हमें क्या लगता है कि राइस में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको कि वाटर यूज इफिशिएंसी का मतलब क्या है, ठीक है। वाटर यूज इफिशिएंसी का मतलब क्या है, समझो। मान लो आपके एग्जाम में कितने मार्क्स, 100 नंबर का पेपर हुआ, आपको कितने मिले, 80 नंबर, मतलब 100 में से आपको 80 नंबर मिले, मतलब आपकी इफिशिएंसी कितनी थी, 80%। कितनी इफिशिएंसी थी आपकी, 80%, कि आप 100 में से 80 मार्क्स ले आए, मतलब आपकी इफिशिएंसी कितनी थी, 80 नंबर लाने की। यार मेरी क्षमता कितनी थी, मैं 80 नंबर ले आया। अब यहाँ पे वाटर यूज इफिशिएंसी किसके रेफरेंस में बात की गई, क्रॉप की, मतलब जो फसल है हमारी, जो क्रॉप है, अगर आपने यहाँ पे 100 लीटर पानी दिया, ठीक है, 100 लीटर क्या दिया, वाटर दिया, पानी। अब ये क्रॉप अपने उपयोग के लिए, मतलब अपना उपयोग के लिए, मतलब अपने ग्रोथ के लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए कितना पानी लेती है। अगर मान लो इसने 100 में से कितना पानी लिया, 60 लीटर पानी लिया, और 40 लीटर पानी जो है वो वेस्ट हो गया, 40 लीटर पानी वेस्ट हो गया, मतलब इसने कितना लिया, अपने लिए 60 लीटर पानी ले लिया, अपने उपयोग के लिए, अपनी वृद्धि के लिए, अपने जो है ग्रोथ के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए इसने कितना लिया, 100 में से आपने 100 लीटर पानी दिया, इसने 60 ले लिया, 40 लीटर पानी जो है वेस्ट हो गया। तो इस फसल की एफिशिएंसी कितनी मानी जाएगी, 60%। अब लॉस कैसे, ये वेस्ट कैसे हुआ, जैसे इवापोरेशन हो जाता है, ठीक है, नीचे लीचिंग भी होती है,
परकोलेशन भी होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है, कई सारे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वाटर यूज इफिशिएंसी में कई सारे फैक्टर काम करते हैं। तो इवापोरेशन भी होता है, लीचिंग भी होती है, सीपेज भी होता है, परकोलेशन भी होता है, इन्फिल्ट्रेशन भी होता है। तो ये सब लॉस छोड़ने के बाद क्रॉप को एक्चुअल में कितना पानी मिला उसको बोलते हैं वाटर यूज इफिशिएंसी। तो आपने देखा होगा कि राइस में हम बहुत ज़्यादा पानी देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 kg बनाने के लिए उसको लगभग 5000 लीटर पानी चाहिए। मतलब यहाँ पे कितना पानी उपयोग में ले रही है, ये कितना पानी वेस्ट हो रहा है। मतलब वहाँ पे हम कितना पानी देते हैं, भरा रहता है पूरा पानी, मतलब वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, उपयोग में पौधा जो है अपने लिए बहुत कम उपयोग में लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी होती है? फिंगर मिलेट की। कितनी होती है वो बता देता हूँ मैं, कितनी होती है? 13.4 kg/mm पर हेक्टेयर। kg हेक्टेयर पर mm होगा, हाँ kg हेक्टेयर पर mm, जो भी है यूनिट देख लेना। ठीक है, यूनिट बता दूंगा मैं। 13.4 kg/mm पर हेक्टेयर होगा या kg mm पर हेक्टेयर ही होगा? kg हेक्टेयर पर mm, हाँ जो भी है मैं यूनिट बता दूंगा आपको, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ इसमें। और जो राइस होता है, राइस की सबसे कम होती है, राइस की सबसे कम होती है। कितनी? 3.7 kg हेक्टेयर पर mm, इतनी होती है। ठीक है, राइस की सबसे कम होती है। तो ध्यान रखना, राइस की सबसे कम क्यों होती है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है, तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। इसलिए हरियाणा में जो बना मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम चलाई जा रही है, इसीलिए कि भाई राइस में जो हम बहुत पानी वेस्ट कर देते हैं वो पानी वेस्ट ना करें। और रागी में बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। कितना? 200 मतलब करीबन 150 से 250 mm वाटर रिक्वायरमेंट होती है। मतलब वो बहुत ही कम पानी, जिसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा। याद रखना, जिसको पानी की बहुत कम जरूरत, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा। मतलब कि वो उसको कम जरूरत क्यों है? क्योंकि वो थोड़े में अपना काम चला लेगी। इसको बहुत ज़्यादा जरूरत है, मतलब इसको ज़्यादा चाहिएगा तब ये काम चलाएगा, मतलब यहाँ पे वेस्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइनर मिलेट की। यहाँ पे कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? खरीफ रबी वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, अब ये खरीफ रबी वाला नहीं है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे माइनर मिलेट। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं माइनर मिलेट, छोटे अनाज जो है बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? छोटे अनाज, लघु अनाज। इसमें कौन कौन आता है? इसमें सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे हम, इसमें सबसे पहले कौन आता है? यहाँ आ जाएगा प्रोसो मिलेट, प्रोसो मिलेट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? चीना। हिंदी में क्या बोला जाता है? चीना इसको बोला जाता है। प्रोसो मिलेट को चीना मिलेट या कॉमन मिलेट भी कहते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों? इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पेनिकम मेलियसियम। पेनिकम मेलियसियम जो है इसका वानस्पतिक नाम है। किसका? प्रोसो मिलेट का या चीना का। ठीक है, ये वानस्पतिक नाम भी आपको सब याद रखने हैं। उसके बाद आता है बर्नयार्ड, बर्नयार्ड मिलेट, या फिर इसी को बोलते हैं कोदो, नहीं सावा। इसको क्या बोला जाता है? सावा। इसी को क्या बोला जाता है? सावा बोला जाता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों? इसका नाम है इकाइनोक्लोवा फ्रमेंटेसी, इकाइनोक्लोवा फ्रमेंटेसी, इकाइनोक्लोवा फ्रमेंटेसी। नोट्स में आपको हिंदी में भी वानस्पतिक नाम मिल जाएंगे। ठीक है, पर ये हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं। इकाइनोक्लोवा फ्रमेंटेसी, इकाइनोक्लोवा फ्रमेंटेसी। ठीक है, इसको सावा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? जिसको हम बोलते हैं कोदो। इसको क्या बोलते हैं? कोदो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? कोदो। इसका साइंटिफिक नेम क्या है कोदो का? पास्पालम स्क्रोबिकुलेटम, पास्पालम स्क्रोबिकुलेटम। ये क्या होता है? कोदो। ठीक है, कोदो मिलेट इसको बोला जाता है, पास्पालम स्क्रोबिकुलेटम। और ये कोदो जो है ये कोर्सेस्ट मिलेट है, कोर्सेस्ट मिलेट अमंग दी फूड ग्रेन, अमंग दी फूड ग्रेन। मतलब खाद्यान्न, मतलब खाद्यान्न जो फसलें हैं, खाद्यान्न फसलों में सबसे
मोटा, क्या बोलेंगे इसको, खाद्यान्न फसलों में सबसे मोटा, जो फूड ग्रेन मतलब खाद्यान्न फसलों में सबसे मोटा होता है ये। अब खाद्यान्न मतलब फूड ग्रेन क्या है, ये फूड ग्रेन क्या होता है, यहाँ पे फूड ग्रेन का मतलब होता है बच्चों जिसके अंदर सीरियल और पल्सेस दोनों हो, अनाज वाली और दाल वाली फसलें दोनों, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फूड ग्रेन, ठीक है। जिसमें अनाज और पल्सेस दाल वाली दोनों हो उसको हम बोलते हैं फूड ग्रेन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं हम यहाँ पे फोक्सटेल मिलेट, फोक्सटेल मिलेट, इसको कोकुन भी बोलते हैं, काकुन मिलेट भी बोलते हैं, इसको इटालियन मिलेट भी बोलते हैं और इसको जर्मन मिलेट भी बोलते हैं, याद रखना। तो इसका नाम क्या है, सिटेरिया इटालिका, सिटेरिया इटालिका इसका नाम है। क्लियर है। ये सीरियल के अंदर हमने क्या क्या क्लासिफिकेशन पढ़ा, सीरियल के अंदर सारा पढ़ा करीब रबी, उसके बाद हमने कोर्स मिलेट पढ़ा, सोरगम बाजरा और रागी, उसके बाद माइनर मिलेट पढ़ा हमने, कौन सा, प्रोसो मिलेट, कोदो मिलेट, सावा मिलेट और ये कोकुन मिलेट पढ़ा हमने, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जो माइनर मिलेट है, माइनर मिलेट जो छोटे अनाज वाले हैं, इनका जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में, राजस्थान में इनका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और जो मेजर मिलेट है, मेजर मिलेट या कोर्स मिलेट, मोटे अनाज, इनका जो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटका में, कर्नाटका में कहाँ होता है, कर्नाटका में। माइनर मिलेट में क्या आएगा, जैसे फोक्सटेल मिलेट हो गया, कोदो मिलेट हो गया, अपना प्रोसो मिलेट हो गया। मेजर में क्या आ जाएगा, सोरगम आ गया, बाजरा आ गया और रागी आ गया, ये किस में आएगा, मेजर मिलेट के अंदर आएगा। बच्चों ये हमारा जो क्लासिफिकेशन हुआ ये बेसिक क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पल्सेस, ये अभी चलेगा लंबा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे लंबा चलेगा, कल हम बात करेंगे पल्सेस के बारे में, उसके बाद ऑयल सीड के बारे में, काफ़ी लंबा है। तो मैं पल्सेस ज़रूर ओपी कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है, इस लेक्चर में पल्सेस वाला। सेकेंड जो हमारा इकोनॉमिक पर्पज़ के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन आ रहा है उसमें अभी हमने सीरियल लिया, सीरियल के बाद क्या आता है, नंबर दो पे पल्सेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, दलहन। देखो पहले जो दो चीज़ यहाँ पे समझना है, एक शब्द होता है लेग्यूम, एक होता है पल्सेस। ये दोनों शब्द अलग अलग है, ठीक है। जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पल्सेस लेग्यूम ही पल्सेस है, लेग्यूम ही पल्सेस है। यहाँ मैं बता दूँ आपको कि जो पल्सेस है, मैं बता दूँ लेग्यूम क्या होता है। लेग्यूम के अंदर ऐसी फसल आती है जिनका फ्रूट, जिनका जो फल है वो क्या होता है, एक पोड के अंदर, मतलब फली के अंदर होता है। एक लेग्यूम के अंदर ऐसी फसलें आती है जिनका जो फल या फ्रूट होता है वो पोड के अंदर होता है, पोड के अंदर होता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे सोयाबीन, सोयाबीन का जो दाना होता है वो पोड के अंदर होता है, फली के अंदर होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक लेग्यूम है। जैसे हमारा आ जाएगा ग्राउंड नट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूंगफली, इसमें भी क्या होता है, पोड होता है, पोड के अंदर से हम दाने निकालते हैं, तो ये भी क्या है, लेग्यूम है। जैसे कि हम बात करते हैं लूसर्न, लूसर्न जो होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रिचका, अल्फा, जिसको हम रिचका बोलते हैं, ये भी किसके अंदर आएगा, लेग्यूम के अंदर आएगा। तो क्या ये पल्सेस क्रॉप है, नहीं, ये सोयाबीन ऑयल सीड क्रॉप है, ग्राउंडनट ऑयल सीड क्रॉप है, ये फोडर क्रॉप है, लेकिन ये किसके अंदर आती है, लेग्यूम के अंदर आती है। क्यों, क्योंकि इनके जो फल होते हैं, जो दाने होते हैं, वो एक फली के अंदर, पोड के अंदर बंद होते हैं। और ये जितनी भी लेग्यूम क्रॉप होती है, ये सब क्या करने का काम करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। कौन सी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का काम करती है लेग्यूम। अब ये पल्सेस भी क्या है, ये पल्सेस भी क्या है, ये लेग्यूम का भी, ये लेग्यूम का ही पार्ट है। क्या है, लेग्यूम का पार्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें भी जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, पोड के अंदर होता है, फली के अंदर होता है, ठीक है। पल्सेस का होता है, पल्सेस का मतलब क्या होता है, पल्सेस का मतलब होता है ड्राई सीड, रिफर्स टू ड्राई सीड। तो पल्सेस क्या है, लेग्यूम का भाग है, ना कि पल्सेस को ही हम लेग्यूम बोल देते हैं।
पल्सेस क्या है, लेग्यूम का भाग है। लेग्यूम को हम पल्सेस नहीं बोल सकते, लेग्यूम को पल्सेस नहीं बोल सकते क्योंकि लेग्यूम के अंदर वो सारी फसलें आती हैं जो जिनके दाने एक पॉड के अंदर बंद होते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, लूसन हो गया, ये सब लेग्यूमिनस क्रॉप है और सबके सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। पल्सेस भी क्या करती है, लेग्यूम का एक भाग होता है जिसके फल भी क्या होते हैं, पॉड के अंदर बंद होते हैं, और ये भी क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। ठीक है, तो पल्सेस क्या है, ये लेग्यूम का एक भाग होता है, ना कि लेग्यूम को ही हम पल्सेस बोलते हैं। अब एक ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती, वो है कौन सी, राजमा। क्यों नहीं करती, क्योंकि इसमें लेग हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। चलो समझ गए, लेग्यूम और पल्सेस में अंतर आप समझ गए होंगे। चलो अब इसमें हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल में पहले बात करते हैं रबी पल्सेस। रबी पल्सेस की बात करते हैं। ठीक है, रबी दलहन की या रबी फसल्स की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रबी पल्सेस में नंबर 1 पे आता है हमारा ग्राम, जिसको हम क्या कहते हैं, चना। इसके और भी नाम है, इसको हम क्या कहते हैं, चिकपी भी कहते हैं। नाम सब याद करना जरूरी है, कई बार पूछ लेते हैं कि चिकपी किसका नाम है। इसको बंगाल ग्राम भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इसको बंगाल ग्राम भी बोला जाता है। हिंदी इंग्लिश यहाँ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ग्राम मतलब चना हो गया, चिकपी भी बोलते हैं, बंगाल ग्राम भी इसको कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, इसका नाम है साइसर एरिटेनम। साइसर एरिटेनम जो है इसका क्या नाम है, वानस्पतिक नाम है साइसर एरिटेनम। इसमें हम प्रोटीन की बात करें, इसके अंदर प्रोटीन कितना होता है, क्योंकि ये प्रोटीन रिच क्रॉप है तो इसके अंदर प्रोटीन होता है 21.1% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। किसके अंदर, चने के अंदर। और चने में क्या होता है, सोर टेस्ट आता है। सोर टेस्ट आता है मतलब खट्टा स्वाद, खट्टा स्वाद आता है। ये खट्टा स्वाद किसकी वजह से आता है, तो याद रखना है, ये मेलिक और ऑक्जेलिक एसिड की वजह से आता है। किसकी वजह से, ठीक है, मेलिक और ऑक्जेलिक एसिड की वजह से आता है। मेलिक एसिड की मात्रा कितनी होती है, लगभग 96% इसमें मेलिक एसिड होता है और ऑक्जेलिक लगभग 4% होता है। ठीक है, जो चने में की जो पत्तियां होती है उसमें खारापन जो होता है या जो खट्टा स्वाद आता है वो किसकी वजह से आता है, मेलिक और ऑक्जेलिक एसिड की वजह से। ठीक है, मेलिक और ऑक्जेलिक एसिड की वजह से आता है। ठीक है, मेलिक एसिड कितना 96% होता है और ऑक्जेलिक एसिड कितना होता है, 4% होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम लोग चल रहे हैं ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और आगे की चीज़ें जब हम क्रॉप पढ़ेंगे तब आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, क्रॉप पढ़ते समय कोई दिक्कत ना आए। दूसरी इसमें क्या है, लेंटिल। लेंटिल को क्या बोलते हैं हिंदी में, मसूर। ठीक है, लेंटिल मसूर। इसका जो साइंटिफिक नेम, वानस्पतिक नेम क्या है, वो है लेंस एस्कुलेंटा। क्या नाम है इसका साइंटिफिक नाम, लेस एस्कुलेंटा इसका वानस्पतिक नाम है। क्या नाम है, लेस एस्कुलेंटा। लेंटिन का नाम लेस एस्कुलेंटा। इसके अंदर आप प्रोटीन देखोगे, इसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 25%। कई बार एग्जाम में पूछा है कि सबसे ज़्यादा पल्सेस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा किस में होती है, तो वहाँ पे लेंटिल ऑप्शन में है तो लेंटिल लगाना है, या फिर आपको ब्लेग्राम ऑप्शन में तो ब्लेग्राम लगाना है, क्योंकि लेंटिल और ब्लेग्राम दोनों में 25% होती है, बाकी सब में कम होती है। ठीक है, चलो ये लेंटिल हो गई। अब हम बात करते हैं खरीफ पल्सेस की। ठीक है, अब हम बात करेंगे खरीफ पल्सेस की। खरीफ पल्सेस, खरीफ पल्सेस की बात करते हैं। खरीफ पल्सेस में नंबर 1 पहले हम बात करेंगे फिर इसकी खरीफ पल्सेस में। खरीफ पल्सेस में सबसे पहले हम, अच्छा और भी इसमें रबी पल्सेस में एक और लिख लेना नंबर 3 पे। नंबर 3 पे लिख देना आप केसारी दाल। केसारी दाल बोल लेना। ठीक है, केसारी दाल, केसारी दाल ये भी रबी में ही ग्रो की जाती है। इसका जो वानस्पतिक नाम है क्या है, लेथाइरस, लेथाइरस सटाइवम। लेथाइरस सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें जो है एक टॉक्सिन पाया जाता है
ये जो लेथाइरस है खेसारी दाल है, ठीक है, इसके अंदर एक जो है टॉक्सिन पाया जाता है जो ह्यूमन के लिए, मानव के लिए हानिकारक है, ठीक है। इसके अंदर जो है कौन सा टॉक्सिन पाया जाता है, इसके अंदर टॉक्सिन मतलब जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, टॉक्सिन मतलब इसके अंदर एक जहर होता है, ठीक है, इसके अंदर जहर होता है, कौन सा, न्यूरोटॉक्सिन, कौन सा होता है, न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन होता है, कौन सा जहर होता है, न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन उसका नाम क्या है न्यूरोटॉक्सिन का, वो किस एमिनो एसिड की वजह से होता है, किस एमिनो एसिड की वजह से होता है, तो याद रखना BOAA। इसका मतलब क्या होता है BOAA, किस एमिनो एसिड की वजह से होता है BOAA, ये होता है, इसका पूरा नाम क्या है, बीटा ऑक्सैलिल एमिनो एलालिन, बीटा ऑक्सैलिल एमिनो एलालिल, इसका पूरा नाम है OAA का। और इसकी वजह से जो रोग होता है, जो डिजीज होती है, वो क्या है, कौन सा होता है, उसकी वजह से रोग जो होता है वो होता है लेथाइरिज्म। क्या होता है, लेथारिज्म होता है। और इसकी कितनी मात्रा हार्मफुल है, अगर 0.2% इसकी अगर मात्रा है तो वो क्या है, हानिकारक है किसके लिए, और बीमारी किसके लिए हानिकारक है, मानव के लिए, ह्यूमन के लिए। कितनी मात्रा, 0.2% से ज़्यादा मात्रा अगर इसकी होती है, 0.2% से अगर ज़्यादा मात्रा है तो वो हार्मफुल है किसके लिए, हमारे लिए, मतलब किसके लिए, ह्यूमन के लिए, मानव के लिए, हमारे लिए हानिकारक है। तो लेथाइरस जो है या जो खेसारी दाल है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यूरोटॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिन कौन सा, BAOO एमिनो एलालिन मतलब एमिनो एसिड, उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, लेथाइरिज्म होती है। कौन सा न्यूरोटॉक्सिन, BAAA न्यूरोटॉक्सिन होता है, BAAA होता है, जिसकी वजह से लेथाइरिज्म डिजीज होती है और इसकी मात्रा 0.2% से ज़्यादा अगर है तो वो हानिकारक है, ठीक है। अब बात करते हैं खरीफ पल्सेस की, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे खरीफ पल्सेस की। खरीफ पल्सेस में सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे अपन अरहर, या इसी को क्या बोलते हैं, पिजन पी, या इसी को क्या बोलते हैं, रेड ग्राम। हिंदी में क्या बोलते हैं, अरहर या तुअर, क्या बोलते हैं, अरहर या तुअर। नाम क्या है इसका, साइंटिफिक नेम केजेनस केजान। नाम क्या है, केजेनस केजान इसका वानस्पतिक नाम है। क्या है, केजेनस केजान इसका वानस्पतिक नाम है। ये जो क्रॉप है आपको पता है ये बॉर्डर क्रॉप होती है, गार्ड क्रॉप या बॉर्डर क्रॉप इसको बोलते हैं। क्यों, कि जो हमारे खेत की जो मेड़ होती है, जो रोड होता है, फार्म का जो रोड होता है, जो वहाँ पर हम इसको फेंसिंग के रूप में लगा देते हैं, है ना, फेंसिंग के रूप में लगा देते हैं। क्लियर है, केजेनस केजान इसको बोला जाता है। इसके अंदर जो प्रोटीन होता है ये भी हाइट होता है, कितना, 21 से लेके 25% तक प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है अरहर के अंदर, ठीक है। बाकी डिटेल जब इसकी क्रॉप पढ़ेंगे, हम अरहर को पढ़ेंगे जब डिस्कस करेंगे। अरहर के बाद जो है और कौन सी पल्सेस है हमारी, ब्लैक ग्राम। ये खरीफ वाली पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। कौन सी है, अरहर के बाद आ जाओ ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम को क्या कहते हैं, उड़द। नाम क्या है इसका, ब्लैक ग्राम को क्या कहते हैं, उड़द कहते हैं, ठीक है। हिंदी में नाम क्या है इसका, विग्ना मुंगो। याद रखना ये उल्टा है, साइंटिफिक नेम इसका पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है कि नाम ये क्या है, उड़द है, लेकिन साइंटिफिक नेम विग्ना मुंगो है। क्या है, विग्ना मुंगो है। क्या नाम है, विग्ना मुंगो है। जबकि मूंग जो है, जो ग्रीन ग्राम है मूंग, उसका साइंटिफिक नेम विग्ना रेडिएटा है। तो जो ब्लैक ग्राम है इसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है, इसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो 24% होता है। ये आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन होगा ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम के अंदर। तीसरा जो हमारी क्रॉप है जो खरीफ में लगाते हैं वो है ग्रीन ग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूंग। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है बच्चों, इसका साइंटिफिक नेम होता है विग्ना रेडिएटा। देखो मूंग है लेकिन रेडिएटा, या उड़द है और नाम विग्ना मुंगो, तो मुंगो से हम मूंग लगा के आ जाते हैं, कंफ्यूजन होता है।
और इसमें जो प्रोटीन होता है, वो है 25%। इसलिए इसका प्रोटीन भी पूछ लिया जाता है कि ब्लैक ग्राम में कितना प्रोटीन होता है, मूंग में कितना प्रोटीन होता है, क्योंकि एक में 24 और एक में 25। हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस में 24 और किस में 25 होता है। ठीक है, इसके अलावा और बात करें यहाँ पे, इसके अलावा जो है हमारी और दालें जो हैं कौन सी है, इसके अलावा जो है चौथी हमारी, हम यहाँ ले सकते हैं काउपी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लोबिया। क्या बोला जाता है, लोबिया। क्या है नाम इसका, विग्ना साइनेंसिस, क्योंकि चाइना इसका अफ्रीका इसका ओरिजिन है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, विग्ना साइनेंसिस बोला जाता है। और इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो होता है 23.4%, लगभग 23.5% इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, इसको कवर क्रॉप के लिए, क्रॉप में भी यूज़ किया जाता है। काउपी को किसमें, कवर क्रॉप में, आच्छादित वाली क्रॉप में। नेक्स्ट 5 आ जाएगा फ्रेंच बीन, या इसको बोलते हैं राजमा, या इसको बोलते हैं किडनी बीन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, राजमा। नाम क्या है, फेसियोलस वल्गेरिस इसका वनस्पतिक नाम है, क्या, फेसियोलस वल्गेरिस। और ये एकमात्र पल्सेस क्रॉप है जिसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। एकमात्र पल्सेस क्रॉप ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, क्यों, क्योंकि इसके रूट में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, मतलब क्या, लेग हीमोग्लोबिन, जो घाटे होती हैं, जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती है उसकी जड़ों में घाटे होती है जिसमें लेग हीमोग्लोबिन होता है, वो नाइट्रोजन को क्या करती है, वायुमंडल से स्थिरीकरण करती है, लेकिन राजमा नहीं करती है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, पल्सेस क्रॉप सारी के सारी हमने डिस्कस की है। यहाँ पे जो चीज़ हमें डिस्कस करनी थी, क्या बता देता हूँ, 2 चीज़ हमें डिस्कस करनी थी। आ जाओ नीचे, आ जाओ। यहाँ पे 2 चीज़ हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, बता देता हूँ क्या है वो 2 चीज़। ठीक है, चलो, ये सारी पल्सेस हमने यहाँ पे डिस्कस की है। ये जब हम क्रॉप पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी, क्या, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके साइंटिफिक नेम, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमने यहाँ पे डिस्कस की। देखो क्या है, ये जो ग्राम है इसको क्या बोलते हैं, किंग ऑफ पल्सेस, दलहन का राजा कहा जाता है। दालों का राजा या दलहन का राजा किसे कहा जाता है, तिल को। और इसकी रानी कौन है, पी को हम जनरली वेजिटेबल में पढ़ते हैं, मटर। ठीक है, तो ये क्या है, क्वीन है, क्वीन ऑफ पल्सेस। ये भी पढ़ सकते हो, पल्सेस में भी पढ़ते हैं इसको। क्या आ जाएगी, दलहन की रानी किसे बोलते हैं, मटर को। ठीक है, 2 चीज़। और पल्सेस के अंदर कौन से प्रोटीन की या एमिनो एसिड की डिफिशियंसी होती है, एमिनो एसिड की डिफिशियंसी मतलब कमी। जैसे हमने वीट में पढ़ा था, कमी होती है, यहाँ पे क्या होती है, मेथियोनिन। किसकी, मेथियोनिन एमिनो एसिड की कमी होती है। याद रखना, किस एमिनो एसिड की कमी होती है, इसको मैं सर्कल बना देता हूँ, मेथियोनिन एमिनो एसिड की कमी होती है। ठीक है, एमिनो एसिड की पल्सेस जितनी भी है उसमें मेथियोनिन एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है। तो हमने क्या सीरियल डिस्कस किया, पल्सेस डिस्कस किया, किसके अंदर, आर्थिक उद्देश्य के आधार पर जो क्लासिफिकेशन था उसके अंदर। अभी बहुत है तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें, नहीं तो एक ही लेक्चर में पूरा पढ़ा सकता हूँ सब, क्या है, ये गेहूँ, ये है, ये क्रॉप है। लेकिन हमें इस तरीके से पढ़ना है ताकि चीज़ें हमारी और अच्छी तरीके से क्लियर होती जाए। ठीक है, आज लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल के लेक्चर में इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे।